तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इंट्रो लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कौन सा चैप्टर? जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। ट्रांसपीरेशन में जितना कुछ हमने देखना था हमने देख लिया। अगर कुछ आपको लगता है रह गया हो, हाँ मैंने जो छोड़ा है वो मुझे याद है, लेकिन अगर आपको कोई लगता हो कि कोई बड़ी टॉपिक रह गई है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में सोच विचार करूँगा। आज की वीडियो इसलिए आ रही है कि हम अपने अगले नए चैप्टर के बारे में सोच विचार करें, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस है। चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, भर भर के आते हैं और खूब अच्छे से आते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि इस चैप्टर के ऊपर अपना हक जमाना है, किसी तरीके से इसको अपने काबू में ले लेना है। अगर स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा तो चैप्टर उड़ने नहीं पाएगा, वरना बाद में भटकने लगेगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टॉपिक की। नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जो नॉर्मल जानकारी होती है वो तो आप सबके पास होगी ही। आप 4 साल के बच्चे हैं नहीं, और ना ही मैं 8 साल का बच्चा हूँ। फिर भी कुछ बेसिक बात है वो आप सुन लीजिए। बेसिक बात ये है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करते हैं। तो जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी की नीड को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ना करेंगे तो हमें भी दिक्कत होगी, प्लांट को भी दिक्कत होगी। तो आइए अब हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वह इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अभी आप इसके जब इक्वेशन को देखेंगे, आपको रिएक्शन को देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब बात उठती है कि क्या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी यानी कि सन की रोशनी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की प्रोसेस को प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक, तीसरे शब्दों में सुनिए, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड CO2 की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट कहिए या ग्लूकोज कहिए, इनका फॉर्मेशन करना ही आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब आप बात समझ गए होंगे, बहुत आसानी से बिना रट्टा मारे चीज़ें क्या कहना चाहती है वो समझ गए होंगे। तो अब मैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख रहा हूँ, समीकरण लिख रहा हूँ, उसे देखते ही आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6H2O + 6O2 का फॉर्मेशन करती है। अब आपको क्या देख के समझ में आया? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं। जब कभी भी आप ऑन द स्पॉट चीज़ों को देखकर बनाएंगे तो उसे बोलने में आपको ऐसे ही टाइम लगेगा। जब आप उसका अभ्यास कर लेंगे तो आप फ्रीली बोल पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो वही आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो लास्ट वाली लाइन क्या थी? ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो इससे आप बात समझ गए होंगे कि क्यों हमारे लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए प्लांट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उधर से आपने नोट किया होगा, उधर से उसने CO2 खींचा, इधर से O2 फेंका, उधर से CO2 खींचा, इधर से O2 फेंका। बात समझ गए ना? ये एनवायरनमेंट में CO2 और O2 के बैलेंस को भी मेंटेन करती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बात समझ गए ना, सांस लिए बिना भी कोरोना वाली हाल हो जाएगी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्लांट के लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए बात समझ गए होंगे, डरिए थोड़ा सा डरिए। अब डरने के बाद अब आते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वो है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि बस कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काहे करता है, ये कौन बताएगा? तो बिल्कुल बताया जाएगा। वैसे मैं उम्मीद रखता हूँ आपको पता होगा कि हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पे होती है। आपको जो भी आपने सुना हो, मैंने तो क्लोरोफिल सुना था। तो क्लोरोफिल में होती है और वो ग्रीन कलर का होता है, इतना तो हमें बताया गया था और मुझे पता भी था, शायद आपको भी पता होगा। बस इतना सा जरा सा और जान लीजिए कि ये जो क्लोरोफिल है वही है जो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। बाद में जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो हम उसमें अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने तरीकों से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो तरीकों से, एक तो है आपका लाइट रिएक्शन, इसी लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और आपका इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छे से जान लीजिए, पेपर में अलग अलग तरीकों से ये पूछा जाता है। दूसरा, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और साथ ही साथ केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग अलग तरीकों से पूछ के आपको कंफ्यूज करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, या क्या कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन टोटली प्रकाश के ऊपर डिपेंडेंट है। नाम से भी समझ में आ रहा है और पहली लाइन भी हम यही लिखेंगे कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रोसेस है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। कोई डाउट है? कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है? समझने की कोशिश कीजिए बस। उससे पहले बस इतना सा काम कर लीजिए कि अपनी माइंड में क्लियर कर लीजिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। इतना क्लियर कर लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, समझने में आसानी होगी। जो आपका लाइट रिएक्शन है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के, ग्रैनम के, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है, और जो आपका डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। यही छोटी सी सिंपल सी बात है, समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ समझ लेंगे। दूसरी बात यह है कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट ये आपका रिलीज हो जाता है, प्लस एटीपी और NADPH यानी कि रेड्यूस एंजाइम बनता है। यही तीन चीज़ आपकी इससे प्राप्त होती है, और जो यहाँ से NADPH प्लस ATP बनती है उसका यूज फोटोसिंथेसिस के सेकेंड प्रोसेस में यानी कि डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक, तो इतनी बात आपको पता नहीं चाहिए। और वहाँ पे डार्क रिएक्शन में CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 ग्लूकोज में बदल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही स्टेप में जो आपका CO2 और हाइड्रोजन पानी मिल रहे थे और कन्वर्ट हो रहे थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में, तो वो एक ही स्टेप में नहीं होते हैं। पहले स्टेप में ये होता है और सेकेंड स्टेप में आपका CO2 ग्लूकोज में चेंज होता है। तो इतने से आपकी डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम लाइट रिएक्शन के बारे में एक एक करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। एक बात और, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली बात है, तो मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे किसी भी लाइट से, मतलब कोई बाहर की लाइट जला के यानी कि आर्टिफिशियल लाइट जला के भी ये प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं? तो बिल्कुल स्टार्ट करा सकते हैं। बस उस लाइट के अंदर उस वेवलेंथ की रेज होनी चाहिए जो सूरज के अंदर होती है, जो हमारे सनलाइट के अंदर होती है। उसी वेवलेंथ की अगर किरणें आएंगी तो प्लांट उनको एब्जॉर्ब करके ये प्रोसेस यानी कि लाइट रिएक्शन को स्टार्ट कर लेंगे। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि अगर कोई कहे कि क्या हम बिना सनलाइट के भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। बस उनकी वेवलेंथ में क्या होना चाहिए, उस क्वालिटी की वेवलेंथ होनी चाहिए, उस क्वालिटी की रेज होनी चाहिए जो प्लांट को ज़रूरत है, प्लांट की नीड है। ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। तो चलिए, मजाक मजाक में बहुत कुछ जान लिया है, थोड़ा मजाक में और जानेंगे और बिना किसी टेंशन के चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे हम भी प्लांट की तरह। बिल्कुल आप हमारी बात से सहमत होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करते हैं। जो आपका प्रकाशिक रिएक्शन है यानी कि लाइट रिएक्शन है, इसका जो स्टडी है सबसे पहले हिल नाम के हिल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, जिसकी वजह से हम इसे हिल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं और पेपर में ऐसा पूछ दिया भी जाता है। तो डाउट क्लियर। दूसरा सुनिए, यह प्रोसेस कहाँ होती है? तो अब हमें पता चल गया है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम के थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंतर्गत होता है। ठीक, आगे सुनिए। अब आप थैलेकॉइड में आ गए हैं। इसी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है। अब आप कहेंगे ये क्या है? चिंता ना करिए, पता चलेगा। यहीं पे आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 इन्हीं की मेम्ब्रेन में अरेंज रहता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो सूर्य से किरणें आ रही होती हैं, जो प्रकाश की रेज आ रही होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। हर प्रकार की किरण को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जो इसके लिए काम का है वही यूज करेगी। कौन सी करेगी वो सब पता चलेगा। अब अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कौन एब्जॉर्ब करता है। तो थैलेकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं का काम होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या है। तो थैलेकॉइड में प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसे हम फोटोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 और दूसरा फोटोसिस्टम 2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि फोटोसिस्टम 1 का काम क्या है और फोटोसिस्टम 2 का काम क्या है। अब आप हमारी एक बात सुनिए। जब हम छोटे थे, बचपन से हमें यही बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल के द्वारा होती है। क्लोरोफिल ही है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, यही बताया जा रहा। तो क्या हमें पागल बनाया जा रहा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही कहा जा रहा था। बस बहुत ही सिंपल वे में हमें बता दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम इतनी मेंटली डेवलप नहीं होते हैं कि बहुत डिटेल जान पाएँ। ठीक, अब तो हम डेवलप हो चुके हैं। तो समझिए, ये जो फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम आपका क्लोरोफिल से ही मिलके बना होता है। यानी कि क्लोरोफिल का ही एक मॉलिक्यूल से ही मिल के आपका फोटो सिस्टम तैयार होता है। तो आप डाउट में मत आइएगा कि क्लोरोफिल कहाँ चला गया अचानक से। तो कहीं नहीं गया है, ये आपका फोटो सिस्टम आप क्लोरोफिल मान के चलिए। अब बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की, कि ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को या रेज को एक्सेप्ट करता है। तो जो आपका फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक, और ये 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि 700 nm की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसी को वो एब्जॉर्ब करता है। काफ़ी दिन तक हम 700 nm को लेकर परेशान थे कि nm का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता था तो nm बोल के चला जाया करते थे। मैं काफ़ी परेशान होता था कि ये एनम है क्या, किसी से पूछूं कोई बताए भी ना। मतलब मेरा ही डाउट नहीं था, और भी लोगों का डाउट था कि उन्हें ये चीज़ का मतलब नहीं पता था। तो समझ लीजिए हमसे ख़राब इंसान कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि खासकर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके मन में डाउट ना रहे, और जिनको इसका मतलब पता रहा करे वो थोड़ा गुस्सा ना हुआ करें। वो नॉर्मली है, थोड़ा सा आप जान लेंगे तो क्या हो जाएगा अगर आप जानते हैं तो एनम का मतलब है नैनोमीटर। तो ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनको एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से ये P700 कहलाता है। जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और वो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से वो P680 कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। यहीं पे छोटी सी चीज़ और जान लीजिए, दिमाग पे बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, एकदम शांत हो जाइए, एकदम नॉर्मल। बस इतनी सी चीज़ जान लीजिए, बस जान लीजिए कि पेपर में ऐसा पूछ देता है कि फोटो सिस्टम 1 में कौन सा फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक,
तो जो आपका फोटो सिस्टम 1 है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में भाग लेता है, और जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों भाग लेते हैं। यही इतनी सी बात है, इसी के लिए सारा बतकुच्चन था। ना समझ में आए तो जोर मत डालिएगा, आगे जब हम इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो हम टॉपिक में कहाँ थे? टॉपिक में हम वहाँ थे जहाँ पे हमने दो तरीके के फोटो सिस्टम के बारे में जाना था, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ये जान लिया था। बाकी जो डिटेल प्रोसेस है हम वो अभी आगे जब हम फोटो फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में और फोटो सिस्टम 1 और 2 नॉन साइक्लिक में हेल्प करता है, वो हम बाद में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 हैं, इसकी सहायता से लाइट एनर्जी को ATP और NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर जब वाटर का लाइट रिडक्शन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, तो ये ऑक्सीजन और H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वाटर का ब्रेक डाउन होना ही आपका क्या कहलाता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है। तो यहीं पे आपको ये भी जान लीजिए कि ये जो प्रोसेस हुई है, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है, वो आपका क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। आगे सुनिए, आगे ये है कि जो यहाँ से ऑक्सीजन बनता है वो तो स्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे हम यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, तो वो तो आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके अंदर से एक्साइटेड अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा ऊर्जा को, एनर्जी को ATP के फॉर्म में फ्री कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP से ATP के फॉर्मेशन को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जो हमको अगली वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर हमें इसी फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़नी है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो पेपर में पूछा भी जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ लेने के बाद आपको लाइट रिएक्शन में PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कैसे काम कर रहे हैं उसको और समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? तो नॉर्मली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ADP से ATP के फॉर्मेशन को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, या नॉर्मली कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट की प्रेजेंस में ADP का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि IP की प्रेजेंस में या IP के साथ ATP में चेंज होना ही आपका क्या हो गया? फोटोफॉस्फोरिलेशन। यानी कि सिंपल सा ये कहना है कि ADP प्लस IP इक्वल टू ATP, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस I फॉस्फेट मिलकर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेते हैं। यही छोटी सी बात है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उन्हें कोशिश करिएगा समझने की, बाकी थोड़ा वेट करिएगा, अगली वीडियो में सारी कुछ साथें समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है ये पूरी टॉपिक। बस इतना याद रखिए कि हमें इस पूरे प्रोसेस से क्या प्राप्त हुआ है, यही जो उसके मुख्य बिंदु हैं उसे याद रखिए। और वो मुख्य बिंदु सिर्फ यही है कि हमें इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो स्टोमेटा के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है और उसका हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सी बात है। और NADPH प्लस ATP एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसका हम आगे यूज करेंगे। ऐसे ही फालतू नहीं है, ये तो अभी हम फर्स्ट प्रोसेस में है, फर्स्ट स्टेप में है। जब हम डार्क रिएक्शन में जाएंगे तो इनका यूज पड़ेगा। यूज क्यों पड़ेगा? CO2 को ग्लूकोज में चेंज करने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो बात की बात है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।